सुप्रिय नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मुखर्राव आपके सम्मुख BA BCom BSc के पाठ्यक्रम में रखी गई SL हिंदी के किताब में रखी गई सिंदबाद की अंतिम यात्रा इस रचना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रस्तुत रचना रविंद्रनाथ त्यागी इनके द्वारा लिखित है। इसमें सिंदबाद की अंतिम यात्रा इस रचना में जो मूल इसकी संवेदना है मानवीय प्रवृत्ति पर है। जो प्रवृत्ति अपनी रचना, अपना साहित्य वहाँ पर जबरदस्ती दूसरों को सुनाता है, दूसरों पर थोपता है, वह पाठक सुनना नहीं चाहता, फिर भी वह रचनाकार या वह कवि वहाँ पर उस व्यक्ति को जबरदस्ती सुनाता है। तब उस व्यक्ति की जो मनोदशा होती है या उस व्यक्ति के मन पटल पर असर होता है और दूसरों के जीवन को तंग किया जाता है। और इसी विषय को लेकर ये सिंदबाद की अंतिम यात्रा यह रचना है। इस रचना में जो इलाहाबाद में दोआब नाम का जो शहर है, वहाँ पर जो कवि है, साहित्यकार है, हर घर में रचना रची जाती है। लोग पढ़ते कम है, लिखते ज़्यादा है, और तब वह अपनी रचनाएं दूसरों को जब सुनाते हैं तब उसका असर उस पाठकों के मन पटल पर हो जाता है। और इस तरह से इस रचना में जो व्यक्ति अपनी रचना जबरदस्ती दूसरों को सुनाना चाहता है उस पर व्यंग्य किया गया है। तो इसमें रविंद्रनाथ त्यागी इसमें इस तरह से आरंभ करते हैं कि सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा कि अब तक मैंने बहुत सारी यात्राएं की है। मैंने 7 यात्राओं में मुझे वहाँ पर तकलीफ हुई, परेशानियाँ हुई, लेकिन मेरे सामने मुसीबतें भी आई, लेकिन जो दोआबे में मेरे साथ घटा, मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने यह तय किया कि मैं आज के बाद को भी यात्रा नहीं करूँगा। तो क्या हुआ था? तब यह लेखक, साहित्यकार वहाँ पर सारी यात्रा करते हुए व्यापारी है और उस व्यापार के तौर पर अनेकों माल मसाले, जवाहरात, मखमल, यह सारी चीज़ें लेकर समंदर पर बेचते रहे। इधर उधर दुनिया भर में सैर कर इन्होंने की है। लेकिन जब इनकी बात दुआबे नाम के शहर में जाने की आ गई तो उन्होंने वहाँ पर जाकर एक सराय में वहाँ पर रहने लगे। एक सराय में रहने के बाद अपना जो एक नौकर है, उस नौकर को उन्होंने तरकारी लाने के लिए बाहर भेजा। लेकिन बहुत देर हो गई, वह नौकर वापस आया नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरा जो इनके पास हरकरा था वह भी उन्होंने भेजा, वह भी उधर ही गायब, आया नहीं। तो उन्होंने तीसरा भेजा, वह भी आया नहीं। तब उन्होंने सोचा बात क्या है, मैंने नौकर को भेजा, हरकरा को भेजा, इतनी देर हो गई, तीनों भी वापस नहीं आए, तो बात क्या हो गई? तो यही सोचते सोचते उन्होंने ये तय किया, नहीं आप मुझे ही जाना होगा। और इसलिए कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने हाथ में तलवार लेकर वो बाहर निकले। और जैसे चौराहे पर चले जाते हैं, जैसे ही वो हाथ में तलवार लेकर निकले हैं, देखते हैं चौराहे पर चले जाते, चौराहे में भारी भीड़ है। इतनी भीड़ है कि वहाँ पर सारे शहर के मानो लोग इकट्ठे हो गए हैं और उसमें इनके भेजे हुए नौकर, हरकरे वहाँ पर उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने देखा, जैसे वैसे दाढ़ी वाले को उन्होंने हाथ छूकर किसी तरह से उसके मुंह अपनी तरफ लिया और उसे बात की। तब पता चला वहाँ पर
यह नौकर जो और हरकरा ये नए हैं और इन्होंने कभी वहाँ के लोगों का साहित्य नहीं सुना, और इसी कारण वहाँ पर जितने साहित्यकार थे उन साहित्यकारों ने उस हरकरा को, उस नौकर को अपनी रचना सुनाते सुनाते बेहोश कर दिया। उन साहित्यकारों की रचना सुनकर इसने साहित्य इस रचनाकार ने भेजे हुए जो नौकर है वो बेहोश हो गए, फिर भी वह साहित्यकार सुनाते रहे। उतनी भीड़ में लोगों को पूछा इन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नौकर है, इन्होंने आप तक यहाँ के साहित्यकार की रचना नहीं सुनी और ऐसे व्यक्ति पहली बार मिले हैं, और इसलिए सब वहाँ पर साहित्यकार इकट्ठा हुए हैं और वह लोग इनको अपनी रचनाएं सुना रहे हैं, और वह रचना सुनकर यह बेहोश हो गए नौकर। अब उन्हें छुड़ाने के लिए ये साहित्यकार गए थे, तो उन्हें एक शर्त पर उस नौकर को छोड़ने की बात हो गई, और वह शर्त कौन सी थी कि अब उस साहित्यकार ने जो साहित्य लिखा है, वहाँ के साहित्यकार ने, लेखक ने, वो सारा साहित्य सुनना चाहिए। अगर वो सुनते हैं तो उनको नौकर को भेजा जाएगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, आपकी रचना है, आप सुना दीजिए, मैं सुनूंगा। अब रचना जैसे वह सुन रहे हैं तो उस रचना में एक राजा और विदूषक की कथा आरंभ हुई। जो राजा था विदूषक बना था, विदूषक तो राजा बना था। और वहाँ पर जैसे बात आरंभ हो गई, अभी सुन रहे लेखक नौकर को ढूंढते गए हुए, अब वह सुन रहे हैं, तो वह रचना किस तरह से है। अबे वो विदूषक के बच्चे, जो सरकार, जी सरकार, अबे वह बांकी छोकरी कहाँ गई, बांस की ठोकरी सरकार, यानी वो गलत सुन रहा है, बांस की ठोकरी। अरे अबे सरकार के बच्चे, बांस की टोकरी नहीं, बांकी छोकरी, जो जी सरकार, तो वह गई बाकी के साथ। बाकी के साथ, तो बाकी के साथ है वह, वो कहते बाकी के साथ नहीं होगी तो वह कई दूसरे के साथ भाग गई होगी। इस तरह की रचनाएं, और वह सुनकर ये लेखक अपने नौकर को ढूंढते हुए गए हैं, वह वहाँ पर बेकाबू हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और उसमें फिर वहाँ पर रचनाएं सुनाई जा रही है। जैसे वहाँ पर रचना किस तरह से है, उस रचना का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वह काव्य इस प्रकार से उन्हें सुनाया जा रहा है। चले जा रहे हैं, 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 चले जा, यही रचना अंतिम तक। अब इसमें मानव की प्रगति है, और ऐसा उन्होंने कहा साहित्यकार ने लेखक को, जो नौकर को ढूंढने गए थे। अब वो गए, अब क्या करना समझ में नहीं आता, वह सुनकर पागल से हो गए, जबरदस्ती रचना सुनकर, और वह एकाएक वह भी वहाँ पर चक्कर आकर गिर गए, बेहोश हो गए। और ऐसे में अब बेहोश हो गए हैं, और जैसे ही वो बेहोश हो जाने के बाद उनकी जैसे ही बेहोशी खत्म हुई, तो बेहोशी खत्म हो जाने के बाद उनकी आंखें जैसी खुली, तब उनके पास एक हाकिम मिला। वो हाकिम के पास मिले, तो हाकिम जो था मतलब में था हाकिम, और उस हाकिम ने मुरब्बा, कुश्ता और अर्क वगैरह बनाते हैं ये, और उन्हें अच्छी कुछ खिलाया पिलाया साहित्यकार को, जो बेहोश हो गए थे रचना पढ़कर, और इसलिए वो उनके पास गया। अब यह हाकिम भी कवि था, अब इसलिए वो तकल्लुफ के उन्होंने अपना दीवान वो फिर हाकिम अपना दीवान सुनाने लगा, और वो सुनकर फिर ये बेहोश हो गए ये लेखक। पर इस बार आप बेहोश हो गए तो वहाँ से उन्हें वहाँ पर उठा गया, तो उठाकर अब ये देखते हैं इनकी आँख खुली है, तो ये एक नीम के सड़क के किनारे नीम का पेड़ था, वहाँ के नीचे जो दरख्त था वहाँ पर यह मिले। अब वहाँ पर जो दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग इंसान था, उसने उन्हें अपनी कमर में बांधा और ये ले गए। उसे उन्होंने खिलाया पिलाया, सेवा की इनकी, और वहाँ पर उन्हें पिलाने में पीने के लिए शराब वगैरह दी। तो इस तरह से वहाँ पर
वह वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर जाकर भी वह फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कविता आरंभ किया, अपना वहाँ पर वो नाटक अपनी रचना सुनाना आरंभ किया। आप कवि वहाँ पर भी बेहोश हो गए, समझ में नहीं आता वो कौन सी रचना है, और उसमें वह सुनते हैं, विदूषक जी हमारे सारी रानियां व्यभिचारिणी है, महारानी के बारे में आपका क्या विचार है। विदूषक, विचार उत्तम है, आपकी महारानी महाव्यभिचारिणी है। क्या क्यों तात, यह महाव्यभिचारिणी की क्या जीत होती है। विदूषक, फिर इस तरह से राजा और विदूषक के संवाद चल रहे हैं, और वह सुन रहे कौन, ये जबरदस्ती सुन रहे हैं लेखक। अब लेखक सुनते सुनते उन्हें समझ में नहीं आता अब क्या करूं। वहां पर वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, इस गली से उस गली, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, कितने गली में वो गए पता नहीं, और वह वहां से भागते चले जा रहे हैं। फिर भी वह कवि महाशय, वह साहित्यकार इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और अपनी कविता सुन रहे हैं। कौन सी कविता। चले जा रहे हैं, 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 चले जा रहे हैं। तो इस तरह से वह साहित्य सुन सुनकर वह कभी अपने नौकर को छुड़ाने गया, साहित्यकार अब पागल सा हो गया है, क्या करना समझ में नहीं आता। और इसलिए उन्होंने एक नौकर को कहा कि मुझे आप शहर से बाहर जाना है, और इसलिए उन्होंने एक नौकर को बुलाया, और नौकर को बुलाकर वो राज्य के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नौकर भी जो था, नौकर भी कभी निकला, और नौकर ने जैसे अपना वह सामान नीचे रखा, उसने अपनी साहित्य आरंभ किया, वह सुनाने लगा। तो फिर कवि वहाँ पर समझ में नहीं आता कवि को क्या क्या किया जाए, क्या होगा। और जब वह उतरे तो और चांदनी की रोशनी, अब वह विरह गीत वहाँ इस तरह से वह सुनानी उसने आरंभ की। फिर नाटक सुनाता है, राजा आबे ओ विदूषक के बच्चे, चल मालती मंडप की तरफ को कदम बढ़ा। और इस तरह से फिर वह रचना जैसे सुनकर कवि जबरदस्ती यह सुन रहा है, जो नौकर को छुड़ाने गया था, उसने सारी दुनिया की सब पर की थी, लेकिन दोआब शहर में जो साहित्यकार है हर घर में है, वह पढ़ते कम है और सुनाते ज़्यादा है। और उसमें कवि उन्हें मिल गया जो उन्हें सुनाने वह नहीं सुनना चाहता, भाग रहा है, फिर भी जहाँ पर जाता है कोई ना कोई कुछ साहित्य सुनाता है। और अंतिमता उन्होंने वहाँ पर एक कोतवाल को पकड़ा जो पुलिस था, और उसने इन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बिठाकर सवारी करने लगा। और लेकिन वो कोतवाल भी विरह गीत लिखता था, और जैसे ही यह उतर गए, घोड़े से उतरा, तो उसने अपना विरह गीत सुनाना आरंभ किया। तो विरह गीत इस तरह से था, तो सुन लो बंधु मेरे दुखों की वाणी, तो सुन लो बंधु मेरे दुखों की वाणी, मेरे 17 बच्चों की माता कल्याणी, मेरे 17 बच्चों की माता कल्याणी। कवि के ऊपर कल भारी विपत्ति परी, कवि के ऊपर कल भारी विपत्ति परी, पाजामे में घुस गई रात सहसा बकरी, पाजामे में घुस गई सहसा बकरी। फिर याद आ गया अपना बचपन, जय दुर्गा फादर की दाढ़ी में रहता था मुर्गा, मेरी पत्नी परिवार नियोजन करती थी, प्रति वर्ष एक बच्चा केवल वह देती थी, उसने ही मुझको बना दिया कभी नाकाबिल, वरना जनाब मेरा तो था घुटनों में दिल। और इस तरह से उस कोतवाल ने भी अपना विरह गीत सुनाना आरंभ किया। आखिरकार ये कवि महाशय तंग आ गए और उसने उस कोतवाल के गर्दन ही काट दी इस तरह। और फिर कभी सफ़र के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। और इस तरह से इस साहित्य में जो सिकंदर की सिंदबाद की अंतिम यात्रा नाम की रचना है, व्यंग्य रचना, और उसमें कवि ने जो साहित्यकार जबरदस्ती किसी को अपनी रचना सुना कर
उस सामने वाले को वहाँ पर उसका समय बर्बाद करते हैं, उसे तंग करते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती उसे रचना सुनाते हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ पर व्यंग किया है।